हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं कंचन। हम क्लास 9th ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी बुक को 1 बाय 1 करके इनको कंप्लीट कर रहे हैं हम। और हमें एनसीईआरटी बुक में क्लास 9th का चैप्टर 3 ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 3 चैप्टर की मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ये आज हम सेकंड वीडियो करेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में बेटा पढ़ा था ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मैंने बताया था जो नदियों का बहाव होता है और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, वही जो नदियों के आसपास जो भी कुछ नदी हमारा कुछ क्रिएट करती है या बनाती है, उसी को ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। तो ड्रेनेज सिस्टम में हमने हिमालयस नदी कौन कौन सी होती हैं, इंडस नदी कौन कौन सी होती हैं, गॉर्ज क्या होते हैं, बेसिन क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा है। ठीक है ना। आज हम मिलकर हिमालय की जो मुख्य नदियों के बारे में मैंने बताया था, जो कि कौन कौन सी थी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, राइट, और एक और गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो और एक नदी और थी ना, एक तो गंगा नदी थी, है ना। जो मेजर नदियां हैं वैसे तो उसकी 2 ही हैं, एक तो गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी। और इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे अलकनंदा, भागीरथी, ये सारी है ना इसकी सहायक नदियां हैं। तो हमें ना इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे और फिर कुछ पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये थोड़ा फैक्ट दिया है सबसे पहले आपको कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 में, जो हमारी जो सिंधु नदी है ना, जो भारत और पाकिस्तान दोनों ही क्षेत्रों में बहती है, लेकिन एक समझौता हुआ था 1960 में कि कौन कितने % पानी यूज़ करेगा। तो जो हम 20% पानी है सिंधु नदी का, सिर्फ वही यूज़ करते हैं, बाकी का जो पानी आपका पाकिस्तान यूज़ करता है। ठीक है ना। ये एक समझौते के दौरान हुआ था। इसलिए ये मान लीजिए कि आप जो सिंधु नदी है, ये पाकिस्तान के नील नदी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है ना। ये एडिशनल नॉलेज है। तो आज हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो गंगा रिवर सिस्टम में मैंने बताया था कि ये नदी कैसी बहती है, क्या होता है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। तो देखो क्या है कि जो गंगा का जो मुख्य रूप से पानी है, गंगा की जो मुख्य रूप से जो धारा है, हेड वाटर्स है, उसको हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ से निकल कर आती है, गंगा के जो हिमालय है ना हमारा, वहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से निकल कर आती है और आगे चलकर ही अलकनंदा को ज्वाइन कर लेती है। अलकनंदा भी एक नदी है जो कि वहाँ से हिमालय से निकल कर आती है। तो जो गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर, इसका जो मुख्य नाम है हम भागीरथी के नाम से जानते हैं, जो हिमालय से निकलकर आगे जाके अलकनंदा में मिल जाती है। और अलकनंदा भी किस जगह पर मिलती है, देवप्रयाग जगह पर, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट लाइन इज दिस, एट हरिद्वार द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन। कि हरिद्वार में आकर जो गंगा है वो क्या करती है, जो प्लेन एरिया होते हैं ना, जो समतल एरिया है, तो जो गंगा है वैसे तो बहुत तेज़ी से ढलान में आती है, लेकिन हरिद्वार का जो प्लेन एरिया है तो माउंटेन से प्लेन एरिया में प्रवेश कर जाती है। कहाँ से, हरिद्वार से। ठीक है ना। ये आपका मैप दे रखा है आपके, ठीक है ना। ये आप समझ सकते हैं। जैसे ये देखो, मैं आपको ये मैप थोड़ा शो कराने की कोशिश करती हूँ, एक सेकेंड। देखो बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो गंगा है, देखो ये गंगा रिवर आ रही है ना, तो ये यहाँ से क्या निकलती है, यहाँ से ये पेन है ना, ब्लू पेन, यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है। इधर से निकलती है कौन सी, अलकनंदा। और ये दोनों आकर यहाँ पर, ये इस जगह पर उत्तराखंड में अलकनंदा से आकर मिल जाती है गंगा। किससे मिल जाती है, अलकनंदा से। और फिर आगे चलकर हरिद्वार से होते हुए वो प्लेन एरिया में प्रवेश कर देती है। ठीक है ना। तो इतना ये सारा कुछ ये आपको दे रखा है मैप।
आप इन नदियों के बारे में जब भी मैं कभी पढ़ाऊँ तो आपको एक बार ये मैप ज़रूर देखना है। और जो मेरे दोस्त आपके DSSB और KVS और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि एक ज्योग्राफी आता है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये मैप। उनको तो ये मैप अच्छे से याद होना चाहिए। इनफैक्ट ये एक मैप ऐसा मैप है जो कि आप लोग चाहें तो इसका फ़ोटो लेके या निकलवा के नेट से अपने रूम में लगा लीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि कौन सी नदी कहाँ से निकल कर आती है, कौन सी वेस्टर्न नदी है, कौन सी ईस्टर्न नदी है, कौन सी नदी कहाँ गिरती है। इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो हमने इतना पढ़ा आपका कि जो गंगा कहाँ से होकर निकल कर आती है और अलकनंदा में आकर मिल जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन इज दिस, द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, कि जो नॉर्थन पॉइंट है गंगा का, जो नॉर्थन पॉइंट है वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। द एक सेकेंड, ये लाइन यहाँ से नहीं पढ़ सकते हम, इसको यहाँ से रीड करेंगे, ये थोड़ा आगे चले गए, ये वाली लाइन, ठीक है ना। तो हमने ये इतना पढ़ा कि गंगा कहाँ से निकल के आती है। तो द गंगा इज जॉइंड बाई मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज, अ फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर सच एज यमुना, द घाघरा, द गंडक एंड द कोशी, कि जो गंगा है उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जो कुछ सहायक नदियाँ हिमालय से भी निकल कर आती हैं और फ्यू मतलब कुछ, और उनमें से कुछ बीइंग मेजर रिवर्स, उनमें से कुछ बड़ी नदियां हैं जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। और उन बड़ी नदियों में से मेन नाम है यमुना, घाघरा और गंडक एंड कोशी। ये इसकी सहायक नदियां तो हैं ही, और साथ ही साथ ये खुद में भी बहुत बड़ी नदियां हैं। कौन सी, यमुना, घाघरा और गंडक एंड कोशी। नेक्स्ट लाइन इज दिस, द रिवर यमुना राइज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज, कि जो नदी है हमारी यमुना नदी है वो राइज कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। गंगा कहाँ से निकलती थी, गंगोत्री ग्लेशियर से, हिमालय से। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, और वो भी हिमालय से। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मीट द गंगा एट इलाहाबाद। जो यमुना है वो गंगा से तो मिलती है और वो पैरेलल बहती है, उसके समानांतर बहती है, जो कि उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, यानी जो गंगा बहती है उसके राइट साइड में बहती है। अगर आप कहेंगे कि राइट बैंक कैसे होता है, तो हम फिर से डायग्राम पे चलते हैं और आप ये देखिए, आप इस मैप के थ्रू समझिए कि ये देखो यहाँ से गंगा निकल रही है और यहीं से यमुनोत्री निकलती है, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना, क्योंकि इसकी पैरेलल बह रही है, यानी गंगा के समांतर बह रही है ना, ये देखो आप चलकर, ठीक है ना। तो ये देखो, अगर जब वहाँ से ऐसे करके आएगी तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये क्या है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इधर साइड की, है ना। गंगा इस तरीके से बह के आती है ऊपर से, देखो आप। तो अगर हम उधर से चल कर आएंगे तो हमारा राइट हैंड इधर से इधर आ जाएगा ना, तो ये क्या, राइट हैंड बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर लेफ्ट साइड में कौन सी है ये, तो ये जब कोई बोल रहे कि सरोदा कौन सी बैंक ट्रिब्यूटरीज है, तो आप कहेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ऑफ गंगा, बट यमुना इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है ना। तो आप खुद देखिए, जब उधर से चल कर आएंगे तो हमारा राइट हैंड इधर साइड में आएगा ना, इधर साइड में। तो ये जो इधर साइड में आने वाला हमारा राइट हैंड है, इसलिए इस साइड में गंगा पड़ रही है तो इसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। इधर सरोद है तो इधर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस हम मैप के थ्रू काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि जो यमुना है वो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और यमुनोत्री ग्लेशियर से बहती है हिमालय से, और उसके पैरेलल बहती है, ठीक है ना। और कहाँ मिलती है आकर, इलाहाबाद में। तो द घाघरा, द गंडक एंड द कोशी राइज इन द हिमालय। देखो, जो राइज इन द नेपाल हिमालय, तो जो घाघरा और गंडक और कोशी है वो भी हिमालय की से ही निकलती है। लेकिन ये कहाँ से, जो हिमालय का जो पार्ट नेपाल में आता है ना, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था, तो जो हिमालय से ही निकलती है, लेकिन जो हिमालय के नेपाल से होकर निकलती है, ठीक है ना। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ नॉर्थन प्लेन्स एवरी ईयर्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड
डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर यूज। देखो ये कुछ जो सहायक नदियाँ हैं, ये गंगा की मेजर सहायक नदियाँ तो हैं, तो ये नॉर्थन प्लेन में आकर अपना बहुत सारा पानी छोड़ देती हैं, है ना। उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे पार्ट में, काफ़ी सारे एरिया में बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ डैमेज भी हो जाता है ना। वाइड स्प्रेड पूरी तरह से फैल जाती है ना प्लेन एरिया में आके, तो बहुत तेज़ी से बहाव होने की वजह से ये यहाँ पर कुछ एरियाओं में बाढ़ आ जाती है, जिनकी वजह से वहाँ की लाइफ और प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है उनको। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो जो इसके खनिज पदार्थ हैं ये क्या करते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो नॉर्थन एरिया का जो एरिया, प्लेन एरिया है, वहाँ की जो मिट्टी है वो कैसे बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हालांकि नुकसान बहुत होता है, लेकिन जो नदियों में बाढ़ आती है उनमें कृषि योग्य भूमि भी बन जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की नदी कैसी है, कृषि योग्य भूमि है। ठीक है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर uplands are the Chambal, the Betwa and Son. These rise from semi-arid areas. देखो बच्चों, जो आपकी पेनिनसुलर कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो गया था, बट हम इसी में अब आगे बढ़ेंगे। हमने कहा था कि जो हमारे पेनिनसुल रिवर की जो अपलैंड्स वाली जो नदियाँ हैं, इट मीन्स जो वहाँ की उच्च भूमि वाली जो नदियाँ हैं, जो पेनिनसुलर रिवर की बार कई बार हम बात कर चुके हैं। जो बच्चे शुरू से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि पेनिनसुलर क्षेत्र क्या होते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूँ जिनको नहीं पता हो, पर मैं छोटा सा एक एरिया ही समझा पाती हूँ कि जो भाग हमारा 3 साइड से भूमि से घिरा हो, है ना। आप देखते हो कि इंडिया को जो इस साइड का जो भाग है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर है। तो विच लैंड इज कवर्ड बाय 3 साइड्स विद वाटर वी कॉल्ड पेनिनसुलर। तो जो क्षेत्र हमारा 3 साइड से घिरा हुआ है उसे हम पेनिनसुलर क्षेत्र बोलते हैं। तो यहीं का जो अपलैंड्स वाला जो एरिया है, यानी ऊंचाई वाला जो भूभाग है, ये वाला देखो बच्चों, ये ऊंचाई वाला भूभाग है कि नहीं। तो यहाँ का जो ऊंचाई वाला भूभाग है, जिसकी जो मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं, आपने पढ़ा है चंबल, बेतवा, सोन, राइट। तो ये इसकी अपलैंड्स वाली नदियाँ हैं। तो ये भी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। These rise from semi-arid areas, have short course and do not carry much water in them. लेकिन इन नदियों में ये क्या है,
एरिड सेमी है। एरिड सेमी क्या होते हैं? अर्धशुष्क नदियाँ हैं ये, यानी कुछ टाइम तो पानी रहता है, कुछ टाइम नहीं रहता है। यानी कि जब बारिश वगैरह होती है तब तो पानी रहता है, लेकिन जैसे जैसे उस नदी को सूखने लगती है तो उसमें धीरे धीरे पानी घटने लगता है। इसी वजह से हम इसको सेमी एरिड एरियाज और सेमी एरिड रिवर्स भी कहते हैं। और यहाँ पर जो कोरस होते हैं, मैंने कोरस समझाया था ना आपको फर्स्ट वीडियो में, कोरस क्या होता है। जो भी नदियाँ अपना गॉर्स बनाती हैं, मेंडर्स बनाती हैं, ठीक है ना, तो उसके जो कोरस है वो भी कैसे है? शॉर्ट है, छोटे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी नदियों से पानी कम होता है, इनकी वजह से ये क्या है, ये कोरस भी छोटे बनाती हैं। और इसमें ज़्यादा पानी होता नहीं है, क्योंकि ये कैसी रिवर है? क्योंकि ये सीजनल रिवर है। मौसम भी, जब बारिश होती है तब तो पानी आ जाता है, लेकिन जब बारिश नहीं होती तो पानी नहीं आता। इसी वजह से फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली जॉइन द गंगा। लेकिन कैसे भी करके ये नदियाँ जैसे तैसे करके गंगा में मिल जाती है। ओके, enlarged with the water from its right and left bank tributaries। और इन नदियों की वजह से भी गंगा में पानी ज़्यादा आ जाता है। और इसकी एंड विद द वाटर फ्रॉम इट्स राइट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो कुछ नदियाँ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाती हैं और कुछ नदियाँ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी बन जाती हैं। द गंगा फ्लोज ईस्टर्न वर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। अब देखो, इनमें ये सोन, बेतवा, ये सारी नदियाँ तो मिल ही जाती हैं। फिर इसके बाद जो गंगा है वो फरक्का, जो कि वेस्ट बंगाल में और दक्षिण की ओर बहने लगती है। यानी जो गंगा की मुख्य धारा है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर देती है। किसके द्वारा? फरक्का के द्वारा। फरक्का जगह का नाम है, इसके द्वारा बांग्लादेश में प्रवेश कर देती है। दिस इज द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। जब ये फरक्का में मिल जाती है तो ये क्या करती है कि फरक्का में मिलने से पहले ये नॉर्थन प्लेन में डेल्टा बना लेती है। द रिवर bifurcates here, the भागीरथी, हुगली और डिस्ट्रीब्यूटरीज flows southernwards through the Deltic plains to the Bay of Bengal। कि आखिरकार ये जब अपना डेल्टा बना लेती है और ये बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले, क्योंकि ये जो गंगा है किस में जाके गिरती है? कोई ना कोई नदी किसी न की, या तो जो हिमालय वगैरह की जो नदियाँ होती हैं वो क्या है, ये हमेशा सालों साल बहती हैं, तो ये समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। जो नदियाँ समुद्र में जाके मिलती हैं वो नदियाँ बहुत बड़ी होती हैं, और जो नदी सीजनल रिवर होती है उनका क्षेत्रफल कम होता है। तो ये जो नदियाँ हैं, गंगा है, बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले ये भागीरथी, हुगली, ये भागीरथी में से भी मिलती है और हुगली के नाम से भी जानी जाती है। आप देखिए, ये पहले बांग्लादेश में फरक्का तक से बहती, फरक्का में मिली, ठीक है ना, उसके बाद यह इसने डेल्टा बनाया। फिर बाद में भागीरथी, हुगली, जो कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है, यानी इसकी सहायक नदियाँ डिस्ट्रीब्यूटरीज है, इसकी सहायक नदियाँ नहीं है। इसका मतलब इसकी एक व्यतिरिका है, एक है ना, बाइफरकेट्स कह सकते हैं इसको। जो हुगली वगैरह है क्या है, एक व्यतिरिका है, इसकी बाइफरकेट्स हैं जो कि दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये अपना जो डेल्टा बनाती है उससे होते हुए दक्षिण साइड में से बहते हुए आखिरकार ये कहाँ पर मिलती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। The main stream flows southernwards into Bangladesh and joined by the ब्रह्मपुत्र। लेकिन जो इसकी मुख्य धारा है, जो मेन स्ट्रीम है, जो इसकी दक्षिण की मुख्य धारा है, साउथर्नवार्ड्स है ना, तो दक्षिण साइड की जो इसकी मुख्य धारा है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। किस में प्रवेश करती है? बांग्लादेश में। और ज्वाइन करती है किसको? ब्रह्मपुत्र को। किसको ज्वाइन करती है? ब्रह्मपुत्र को, और इससे आकर मिल जाती है। जब वो भागीरथी और हुगली, जो कि इसकी
बाइफरकेट्स हैं, वितरिका है, इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये दक्षिण साइड में बहती है डेल्टा बनाकर और दक्षिण साइड में बहकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ओके, फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज द मेघना। अब इसकी जो डाउन स्ट्रीम नदी है, डाउन स्ट्रीम कौन सी नदी, डाउन स्ट्रीम हो गई आपकी, जैसे जब नदी बहकर आती है ना, देखो इस तरीके से नदी बहकर आती है ना, तो जो ऊपर नदी मिलने वाली है वो क्या अप स्ट्रीम है, लेकिन जो बहने से पहले जब थोड़ी एक आध नदी जो मिलती है उनको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। काफ़ी लंबा रास्ता तय करके ही आती है, उसके बाद नीचे कुछ नदियाँ मिल जाती हैं तो इसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो जो नीचे आकर जो मिलने वाली सहायक नदियाँ उन्हें क्या बोलेंगे हम, डाउन स्ट्रीम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो इसकी जो डाउन स्ट्रीम ट्रिब्यूटरीज है कौन कौन सी है, मेघना। तो जब ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है फिर इसके बाद ये आगे चलकर इसको किस नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से जाना जाता है। यानी जब ये डाउन स्ट्रीम और भी सहायक इसकी नदियाँ मिल जाती हैं बांग्लादेश में तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। द माइटी रिवर विथ वाटर फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉलोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। फिर क्या करती है, देखो जो इसकी नदियाँ हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ जो बहने वाली जो नदियाँ हैं बे ऑफ बंगाल से ब्रह्मपुत्र तक, जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं सारी। और इन नदियों से पहले ये नदी क्या बना लेती है, डेल्टा बना लेती है। क्या बना लेती है, डेल्टा। कौन सा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। देखो ब्रह्मपुत्र से मिलती है ये नदी, है ना, और बांग्लादेश से होकर गुजरकर फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और जब बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये एक सुंदरबन डेल्टा बनाती है। प्लस जो गंगा नदी है बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले मेघना के नाम से भी जानी जाती है। इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। ये देखो ये कुछ पॉइंट दे रखा था, ये एक नदियों का सफाई के लिए एक नमामि गंगे नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया था कब, 2014 में, जो कि हमारी जो नदियाँ बहुत ज़्यादा दूषित हो रही है ना उसकी वजह से ये नमामि गंगे प्रोग्राम इंटीग्रेटेड कराया गया, जो कि फ्लैगशिप प्रोग्रामेटिक बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014 में अकम्प्लिश हुआ है। और किसकी देखरेख के लिए, गंगा, मेन रूप से गंगा की देखरेख के लिए ये अभियान चला गया है। नेक्स्ट आपको ये फैक्ट, थोड़े बहुत जो फैक्ट हैं इनको पता होना चाहिए क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनसे तो ये बहुत ज़्यादा आती ही आती हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा नमामि गंगे था वो प्रदूषण मुक्त कराने के लिए गंगा को एक प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है, जिसको हेल्ड कौन करती है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि द सुंदरबन डेल्टा ड्राइव्ड इट्स नेम द सुंदरी ट्री विच ग्रोज वेल इन महर्षि लैंड। कि जो आपका सुंदरबन डेल्टा है वो सुंदरी जो ट्री है, सुंदरी जो ट्री है उसकी वजह से वहाँ पे जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा वहाँ पर एक सुंदरी जो ट्री है से लाया गया, वहाँ एक सुंदरी ट्रीज है उसके नाम पर ही सुंदरबन डेल्टा पड़ा हुआ है। विच ग्रोज वेल इन मार्शल लैंड, जो कि वहाँ पे बहुत तेज़ी से उगता है। इट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट फास्टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। ये है विश्व का सबसे ज़्यादा और जल्दी ग्रो करने वाला डेल्टा है। कौन सा, सुंदरबन। इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो सुंदरबन डेल्टा है ये कहाँ बनता है, याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ, बे ऑफ बंगाल में से गिरने से पहले, ठीक है। आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये बंगाल में, बंगाल और आप कह सकते हैं इंडिया के बीच में ये सुंदरबन डेल्टा आता है, ठीक है ना। अब हम गंगा की लेंथ के बारे में स्टडी करेंगे कि जो गंगा है, जो गंगा की लेंथ है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर। अगर आप देख सकते हैं फिगर है, कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फ्रॉम बाई गंगा। कि आपको जो मैंने पहले फिगर दिखाया था ना
उसमें आप फाइंड करें कि उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ उससे आकर मिलती हैं और किस तरीके से वो क्या सिस्टम अपना बनाती है। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा। जो हमारा अम्बाला शहर है वो बीच में है, किसके बीच में? सिंधु नदी के और गंगा नदी के, जो कि डिवाइड होता है, गंगा का पानी अलग और इंडस नदी का पानी अलग, सिंधु नदी का पानी अलग। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 800 किलोमीटर। कि जो हमारा अम्बाला नगर है वो सुंदरवन के मैदान की लंबाई लगभग 18 किलोमीटर है। जो हमारा अम्बाला से सुंदरवन तक की जो लंबाई है, यानी अम्बाला शहर से कहने को, जैसे मान लीजिए देखो ये आपकी सिंधु नदी है, ठीक है, ये आपकी गंगा है, यहाँ बीच में क्या है आपका अम्बाला, तो ये बिटवीन बीच में आ रहा है ना अम्बाला और इसके। फिर जब अम्बाला मान लीजिए यहाँ डेल्टा बनाती है गंगा, तो ये गंगा अम्बाला से लेकर और सुंदरबन के डेल्टा तक का जो रास्ता है, जो उसकी लंबाई है, सुंदरबन तक के मैदान की जो लंबाई है, अम्बाला से लेकर सुंदरबन तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 1800 किलोमीटर है। कितना है? 1800 किलोमीटर। बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर्स। परंतु इसके जो ढाल की गिरावट है, जो इसका ढलान है वो 300 मीटर है। देखो वैसे तो ये दूरी में कितना है? 1800 किलोमीटर, ठीक है ना, लेकिन जो इसकी ढलान है वो कितने किलोमीटर की है? ये 300 किलोमीटर की है, यानी 300 मीटर की, किलोमीटर नहीं कहेंगे, 300 मीटर की है। जो इसकी ढल गिरावट है मुश्किल से 300 मीटर है, ठीक है ना। बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर्स। लेकिन दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो इसका स्लोप है, गिरने की जो गति है वो कितनी हो सकती है? फॉल है, कितना हो सकता है इसका फॉल गिरने का? मुश्किल से फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर्स ऑफ एवरी 6 मीटर, देयरफॉर एवरी डेवलप्स लार्ज मेंडर्स। ये मुश्किल से 6 किलोमीटर की दूरी पर ये ढाल में गिरावट आती है, यानी 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में केवल 1 मीटर, यानी 1 मीटर में ये 6 किलोमीटर ढाल तेजी से आती है। इसकी जो इसकी ढाल की गिरावट है, आप लोग कह सकते हैं कि 1 मीटर जो 6 किलोमीटर दूरी की जो ढाल में गिरावट है वह 1 मीटर के बराबर है, ठीक है ना। किससे? जो इसकी लंबाई से और इसके ढाल वाले क्षेत्र से, ठीक है। इसलिए इन नदियों को हम, इसलिए जब, क्योंकि ये नदियाँ इस तरीके से अपना ढाल क्रिएट करती, इस वजह से ये नदियाँ क्या करती हैं? अपना मेंडर्स बनाती हैं। मेंडर्स बताए थे ना मैंने, विसर्ग बनाती हैं। जो आपके नदियों मैंने समझाया था ना मेंडर्स क्या होते हैं। मान लीजिए कोई नदी बहकर आ रही है, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये इस तरीके से, ये है ना, ये इस तरीके से, ये ऐसे करके मेंडर्स बनाती है ना ये नदियाँ, है ना, ये नदियाँ मेंडर्स बनाती, क्रिएट करती ना इस तरीके से। तो देखो जो इसका अम्बाला क्षेत्र से जो यहाँ की लंबाई है सुंदरवन तक की, वो क्या है? 1800 किलोमीटर है। क्योंकि इसका ढलान बहुत तेज़ी से, ये यहाँ पे आने के बाद ये क्या है? इसका ढलान तेज़ी से हो जाता है, तो कितना? वो 300 मीटर है। 6 किलोमीटर के हिसाब से हमें देखते हैं कि यहाँ 6 किलोमीटर रफ्तार से चलता है ये, ठीक है। 1 मीटर फॉर एवरी 6 मीटर, ठीक है, 1 मीटर बराबर 6 किलोमीटर से चलता है। और इसी वजह से ये बड़े बड़े विसर्ग बनाती, इस तरीके से बनाती है, ठीक है ना। तो आज हमने ये गंगा के बारे में पढ़ा। तो हिमालय की 3 जो नदी है, फिर नेक्स्ट जो मेजर रिवर है वो कौन सी है? 2 मेजर रिवर है, एक तो गंगा और एक ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो अब हम ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। हमने जो हिमालय की जो इंडस नदी थी उसके बारे में तो पढ़ लिया था ना, इंडस नदी के बारे में। जो देखो हिमालय की जो मुख्य 3 नदियाँ थी, कौन कौन सी थी? एक तो सिंधु नदी और एक गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी, जिसमें कि हमने फर्स्ट वीडियो में सिंधु नदी को कंप्लीट कर लिया था, और जिसमें हमने ड्रेनेज सिस्टम, मेंडर्स, है ना, स्लोप एंड गोर्स एंड लेक के बारे में समझा था और डेल्टा के बारे में समझा था। फिर हमने उसमें सिंधु नदी कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट पार्ट में। आज हमने सेकंड पार्ट में ये गंगा नदी को कंप्लीट किया है।
और इसमें हम साथ में ही कोशिश करेंगे कि इस ब्रह्मपुत्र नदी को भी कंप्लीट कर लें। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आज वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिवर है किसकी, हिमालय की रिवर है, ध्यान रखना। अभी हमारी पेनिनसुलर क्षेत्र की जो रिवर है, यानी पेनिनसुलर क्षेत्र की जो हमारी नदियाँ उनके बारे में अभी बाकी रह गया है। ओके, तो पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम फिर पेनिनसुलर क्षेत्र की रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने आज कंप्लीट किया अपना गंगा, आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो देखो ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है क्या। द ब्रह्मपुत्र राइज द तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड द सतलज। कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर पूर्व से, ईस्ट से कह रहा है ना, तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व से होकर निकलती है। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोत के काफी नजदीक से निकलती है। यानी वहां पर सिंधु और सतलज भी बहती हैं, उसके बहुत ज्यादा क्लोज होकर निकलती है ना, उसके सोर्स के बहुत ज्यादा क्लोज होकर निकलती है। ओके, अगर पूछे कोई आपसे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है, जैसे गंगा नदी कहाँ से निकलती थी, हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से, इसी तरीके से जो ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ से निकल रही, तिब्बत के मानसरोवर झील से। ओके, और ईस्ट से, पूर्व साइड से। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। कि जो इसकी जो लंबाई है वो सिंधु नदी से थोड़ी सी ज़्यादा है, स्लाइटली लॉन्गर, यानी कि सिंधु नदी से थोड़ी सी इसकी जो लंबाई ज़्यादा है। बट जो इसका जो रास्ता है, अधिकतर जो भाग है उसका ना, मोस्ट ऑफ कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, जो भारत की साइड में जो इसका बाहरी भाग है यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। कहाँ बहती है, यानी जो ये बहती है ना नदी हमारी, कौन सी, ब्रह्मपुत्र, तो ये मानसरोवर झील से निकलती है, प्लस ये इंडस के पास से होकर निकलती है, और ये इसका जो भाग है वो इंडस नदी से थोड़ा ज़्यादा है, जो कि हिमालय के पास से होकर जब ये इंडिया में आती है ना, फ्लो होती है ईस्टर्न वर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयस, हिमालय के पैरेलल में चलती है। जैसे हिमालय फैला हुआ है ना पैरेलल, उसी तरीके से हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो उसी के पैरेलल, उसके समानांतर, उसके पास से होकर ही निकलती है। ऑन रीचिंग द नामचू बरवा, जो इसकी नदी है नामचा बरवा शिखर, जो इसकी नदी के पास से निकलती है, नामचा बरवा शिखर, जिसकी लंबाई कितनी है, 7,757 7,757 मीटर्स के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे मोड़ बनाकर भारत के, देखो ये क्या करती है नदी कि जो नामचा है ना, एक शिखर है, नामचा क्या है, एक शिखर है, जो कि कितना बड़ा है, ये शिखर आपका, आप कह सकते हैं कि ये शिखर आपका 7,757 मीटर ऊंचा है। तो ये वहाँ पर पहुँचती है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, और फिर यह यू सेफ लेती है, क्या लेती है, यू सेफ ले लेती है, टर्न एंटर्स द इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, जो कि यू सेफ लेकर, है ना, यू सेफ लेकर फिर टर्न करती है, घूम जाती है, कहाँ, भारत में, और भारत में कौन से क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में ये आकर घुस जाती है, थ्रू अ गॉर्ज, क्या करके, गॉर्ज बनाकर, मैंने गॉर्ज बताया था ना, जो दो पहाड़ों को काटकर या दो जगह के काटकर एक बीच में तेजी से भाव का जो रास्ता नदी बनाती है, नाली सी जो बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं, है ना। तो जो ये नदी हमारा यू शेप का जो आकार लेती है और अरुणाचल प्रदेश में घुसकर भारत में प्रवेश कर लेती है, ठीक है, और जो कि बहुत बड़ा गॉर्ज भी बना लेती है। हियर इट इज कॉल्ड द दिहांग, फिर इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। कहाँ, जब ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश कर लेती है तब इसको किस नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से जानते हैं। द लोहित एंड मैनी अदर्स, द दिहांग, द लोहित एंड द मैनी अदर्स ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र इन आसाम, और आसाम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी अपनी सहायक नदियाँ जो कि लोहित, कैनूल और जो दूसरी नदियाँ हैं, कैनूल है, लोहित है ना, और उसकी जो मेन नदियाँ हैं वो आसाम में आकर
मिल जाती हैं ब्रह्मपुत्र नदी से। ओके, आप देखो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ जानेंगे। जो ब्रह्मपुत्र नदी इज नोन एज द, देखो ये क्या लिखा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सांगपो बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, आप देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, डू यू नो, तो ये वाला नीचे वाला, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना, जो ये है ना, किस नाम से जानी जाती है, सांगपो इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में क्या नाम है, तो आप बोलेंगे सांगपो। एंड जमुना इन बांग्लादेश, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना से जाना जाता है। सांगपो कहाँ कहते हैं, तिब्बत में, जमुना बांग्लादेश में। ओके बच्चों, आई होप यू गॉट दीज आर पॉइंट्स वेरी इजीली। ओके, मैंने कोशिश की है बच्चों आपको अच्छे से समझाने की, इन नदियों के पैटर्न्स को और इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाने की। मैं चाहती तो आपको शॉर्ट मेथड पढ़ा सकती थी, सिर्फ इसके मेन पॉइंट, लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी लोग इसे शॉर्ट तरीके से ही पढ़ा रहे हैं, तो मैंने सोचा इसको मैं डिटेल में आपकी बुक के थ्रू, क्योंकि कुछ बच्चे चाहते हैं उनको थ्योरेटिकल नॉलेज मिले, पूरी बुक का चीज़ें समझ में आए, तो ये उन्हीं के लिए है। और जिन बच्चों को डिटेल में समझनी है, ये उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फिर हमने तिब्बत के बारे में इतनी नॉलेज ली। आगे क्या कहता है हमारा ये तिब्बत, इन तिब्बत यानी कि ब्रह्मपुत्र जो नदी निकलती है ना, कहाँ से, मानसरोवर से, याद रखना, भूलना जाना। तो इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ सिमिलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज़ अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। जो तिब्बत है वो कैसी है, स्मॉलर वॉल्यूम है, यानी एक छोटी वॉल्यूम वाली नदी है। जो तिब्बत में जो नदी है, द रिवर्स कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम वाटर एंड लेस सिल्ट, इसमें कम पानी आता है और है ना, लेस सिल्ट, इसमें सिल्ट भी पाई जाती है। यानी तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत कैसा, एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, कोल्ड एंड ड्राई एरियाज, ठीक है, जिसमें कि जल और सिल्ट की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। वाटर एंड सिल्ट बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पर, तिब्बत में। ओके, अब इंडिया में क्या कहानी है इसकी। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। हियर द रिवर्स कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। कि जब ये भारत में आ जाती है ना, तो भारत में यह पासेज होती है, भारत में यह नदी क्या करती है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कंसिडरेबल। जब भारत में ये नदी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा पानी उच्च वर्षा वाला क्षेत्र से होकर निकलती है। कहाँ से पास होती है, बहुत ज़्यादा पानी जहाँ आता है ना बारिश का, वहाँ से होकर निकलती है। हियर यानी जो भारत में उच्च वर्षा वाले जो क्षेत्र से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी, इसी वजह से यह नदी जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि जब भारत में प्रवेश करती है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में बारिश होती है, तो ये उस वाले क्षेत्र से होकर निकलती है, जिसकी वजह से यहाँ पानी भी बढ़ जाता है और सिल्ट का भी अमाउंट बढ़ जाता है, कंसिडरेबल हो जाता है। द ब्रह्मपुत्र हैज़ अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटर लेंथ इन आसाम एंड फ्रॉम मैनी रिवरीन आइलैंड्स। कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है हमारी, हैज़ ब्रेडेड, ये क्या करती है, एक ब्रेडेज सिस्टम बनाती है। क्या करती है, कह सकते हैं आप कि असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक ब्रेडेज सिस्टम बनाती है, यानी गुफित नदी के रूप में बहती है। तथा बहुत सारी जो इसकी नदियां हैं, ये ब्रह्मपुत्र में असम में आकर बहती है ना, ब्रेडेज सिस्टम से बहती है। और असम में इसकी जो बहुत सारी मैनी रिवर्स आइलैंड, असम में ये क्या करती है, बहुत सारी नदी के द्वीप बनाती है। असम में आकर ये नदी के बहुत सारे द्वीप बनाती है, आइलैंड बनाती है। कहाँ, असम में। ओके, असम में यह नदी बहुत सारे द्वीपों का निर्माण करती है। एंड फ्रॉम मैनी रिवर आइलैंड, ठीक है। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। आपको पता है कि वर्ल्ड में जो रिवर आइलैंड है फ्रॉम बाई ब्रह्मपुत्र, कौन सा है, हमने पीछे पढ़ा था, कौन सा था, ब्रह्मपुत्र पर जो आइलैंड बना था, रिकॉल करो, यस, सुंदरवन डेल्टा। तो ये आपसे लाइन यही पूछना चाह रही है कि आपको याद है कि सबसे बड़ा जो आइलैंड था
जो ब्रह्मपुत्र का रिवर आइलैंड पूछ रही हूँ, आइलैंड तो वैसे बहुत दूसरा भी बड़े हैं, लेकिन जो रिवर आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र का है वो कौन सा है आपका? सुंदरबन डेल्टा वाला, ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए सुंदरबन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए रिवर आइलैंड है। ओके, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, ओके ना। तो एवरी ईयर ड्यूरिंग द मैनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, हर साल यह क्या करती है, ओवरफ्लो हो जाती है ना। और यह नदी हर साल वर्षा में क्या करती है, बहुत तेज़ी से बहने लगती है, और बहुत तेज़ी से बहने की वजह से कॉजिंग वाइड स्प्रेड डेविस्टेशन ड्यू ऑन फ्लड्स इन आसाम। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहने लगती है, इसी वजह से ये क्या करती है, बाढ़ आने की संभावना रहती है असम में। यानी ये जब बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ भाग हो जाता है इसका, इस वजह से आसाम में ये बाढ़ लाती है, ठीक है ना। और डेविस्टेशन ड्यू ऑफ फ्लड्स, और बाढ़ आने की वजह से ना बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, बहुत अधिक क्षति भी हो जाती है। डेविस्टेशन क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है बांग्लादेश में और असम में। बारिश के दौरान जब यह नदी बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी के साथ बहती है तो इस वजह से आसाम में और बांग्लादेश में बाढ़ आती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। ओके, unlike other North India rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposit of silt on its bed, causing the river bed of rise। कि जब अब देखो, जब यह इतना तो कर देती है बांग्लादेश में और आसाम में, पर जब उत्तर भारत में आती है, जब यह उत्तर भारत में आती, नॉर्थ इंडिया में आती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जब नॉर्थ इंडिया में आती है तो ये क्या करती है कि सिल्ट और की वजह से बहुत ज़्यादा निक्षेपण हो जाता है इसका। जब ये उत्तर भारत में आती है तो ब्रह्मपुत्र नदी ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट, यहाँ पे ये सिल्ट का बहुत सारा डिपॉजिट कर देती है, बहुत बड़ी मात्रा में सिल्ट को डिपॉजिट कर देती है। कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में। ओके, बेड कॉजिंग द रिवर बेड ऑफ राइज, और इसी के विपरीत जो नदी में जब बहुत ज़्यादा बेड कॉजिंग हो जाती है और ये अपना सिल्ट जमा कर देती है, इस वजह से यहाँ की जो क्या हो जाती है, जो सतह होती है, जो यहाँ की ज़मीन हो जाती है, तो कहते हैं राइज हो जाती है। यानी कि जो इसकी सतह है, जो इसकी ज़मीन है, रिवर बेड है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सिल्ट जमा हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ की जो ज़मीन है, सतह, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती रहती है। द रिवर्स ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली, क्योंकि यहाँ का भूभाग कैसा होता है, ऊंचा हो जाता है, और इसी वजह से यह अपने मार्ग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाती रहती है। देखो, मैं थोड़े डायग्राम के थ्रू समझाना कर पाऊँगी आपको। जैसे मान लो ब्रह्मपुत्र नदी है, जब ये उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में प्रवेश करेगी तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पानी का बहाव ज़्यादा है ना, बारिश में आसाम से लेकर आई, बांग्लादेश से लेकर आई, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना ये नदी सिल्ट वजह से नदी, तो यहाँ का जो एरिया होते हैं यहाँ पे ना, इनका जो भूभाग है क्या करती है, ऊंचा कर देती है। इसकी वजह से जब ये नदी बहती है तो ये क्या कर देती है, अपना बहुत सारे अलग अलग तरीके से बहती है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जाती है, बहुत सारे मैंड्रस भी बनाती है। ठीक है, सिर्फ इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली, कि ये अपनी बार बार अपने जो चैनल है, अपने बहने का जो तरीका है ना, उसमें चेंजेस लाती रहती है। तो बच्चों, आपको आज हिमालय रिवर सिस्टम, जो कि सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है, उसके बारे में आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में इसमें नहीं आया हो और आपको कोई क्वेश्चन भी हो तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 9th क्लास के हैं, जो बच्चे D+B की तैयारी कर रहे हैं, KBS की तैयारी कर रहे हैं, और टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जिसमें SST आता हो या ज्योग्राफी आता हो, उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मैं चाहूँगी आपको ये थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी चाहिए, जिनको बेसिक तौर पे ये तैयारी कर रहे हैं, खासकर उन बच्चों को। तो प्लीज़ बच्चों, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सबका साथ दें। जैसे आपको पढ़ना है, आपकी मदद होगी, है ना, आप किसी को शेयर करेंगे, उसकी भी मदद होगी। तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प ईच अदर्स। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ाऊँगी। आज तब तक आप इन नदियों के बारे में पढ़िए।
ओके बच्चों, टेक केयर, बाय। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ओके, टेक केयर बच्चों।